अच्छा हुर्रा, यहाँ पे सरकार के नाम पे क्या कुछ पहुँचा? सरकार के नाम पे यहाँ के लोगों ने क्या कुछ देखा है? ये सरकार के नाम से यहाँ कुछ नहीं मिला सर, सिर्फ सोलर दिए। 2 जनवरी 2025 की सुबह लगभग 9:30 की बात है। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में रहने वाले चंद्राकर परिवार के बड़े बेटे युकेश ने जब अपने छोटे भाई मुकेश चंद्राकर को फोन किया तो उनका मोबाइल स्विच्ड ऑफ आ रहा था। वैसे तो मुकेश का फोन बंद होना कोई नई बात नहीं थी। पेशे से पत्रकार होने के नाते वह अक्सर रिपोर्टिंग के दौरान फोन बंद रखते थे या फिर बस्तर के घने जंगलों में जाने पर नेटवर्क गायब हो जाया करता था। 1 जनवरी को ही दोनों भाइयों की मुलाकात हुई थी, इसलिए युकेश ने शुरू में ज्यादा चिंता नहीं की। उन्होंने सोचा कि शायद मुकेश न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए कहीं बाहर चले गए होंगे। लेकिन जब आधा दिन बीत गया और ना तो मुकेश का फोन ऑन हुआ ना ही वह घर लौटे तो युकेश की बेचैनी बढ़ने लगी। बस्तर एक नक्सली प्रभावित इलाका है जहां हर वक्त खतरे का साया रहता है, इसलिए युकेश ने अपने भाई के बारे में जानकारी जुटाने के लिए सभी जान पहचान वालों को फोन करना शुरू किया। मुकेश अपने जर्नलिज्म के काम की वजह से बस्तर के इलाके में काफी मशहूर थे। युकेश को उम्मीद थी कि किसी ने तो उन्हें कहीं जाते हुए देखा होगा, लेकिन हर तरफ से निराशा ही हाथ लगी। किसी को भी उनके बारे में कुछ नहीं पता था। दिन ढलने को था और मुकेश का कुछ पता नहीं चल रहा था। मामला गंभीर होता देख युकेश ने शाम 8 बजे पुलिस में अपने भाई की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। रिपोर्ट मिलते ही पुलिस की टीम सक्रिय हो गई और उन्होंने अलग अलग इलाकों में मुकेश को ढूंढने का काम शुरू कर दिया। उधर युकेश ने मुकेश का गूगल पर एक्टिव लोकेशन निकालने की कोशिश की। उन्होंने देखा कि एक तारीख की रात को मुकेश की आखिरी लोकेशन बीजापुर के चट्टान पारा इलाके में एक फार्म हाउस के पास थी। देर रात पुलिस की टीम वहां पहुंची और फार्म हाउस के हर कमरे की तलाशी ली, लेकिन मुकेश का कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस ने अन्य संभावित जगहों पर भी तलाश शुरू कर दी, लेकिन अब तक कोई सफलता हाथ नहीं लगी। मुकेश के दोस्त, सहकर्मी और जानने वाले पूरी रात उनकी खोज में लगे रहे। समय तेजी से बीत रहा था। घड़ी की सुइयां सुबह के करीब पहुंच चुकी थीं, लेकिन मुकेश की कोई खबर नहीं थी। इस अनिश्चितता ने युकेश को बेचैन कर दिया। उन्होंने मुकेश के YouTube फुटेज चेक किए, लेकिन वहां भी कोई संकेत नहीं मिला। हालांकि युकेश के दिमाग में बार बार वही फार्म हाउस वाली लोकेशन खटक रही थी। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे इस जगह पर कुछ छिपा हुआ है। पत्रकारों और जनता के दबाव को देखते हुए पुलिस ने अगले दिन उसी फार्म हाउस में दिन के उजाले में जांच करने का फैसला किया। इस बार पुलिस के साथ कई पत्रकारों की एक टीम भी मौजूद थी। जैसे ही फार्म हाउस की दोबारा छानबीन शुरू हुई तो दिन की रोशनी में एक ऐसी चीज सामने आई जो रात के अंधेरे में किसी की नजरों से बच गई थी। फार्म हाउस के पिछले हिस्से में एक सेप्टिक टैंक मौजूद था। ये टैंक जमीन के नीचे बना एक वाटर टाइट स्ट्रक्चर था, जिसे गंदे पानी के निस्तारण और उपचार के लिए उपयोग में लाया जाता है। लेकिन इस टैंक की छत पर हाल ही में डाली गई ताजा सीमेंट ने सभी को चौकन्ना कर दिया। ये नजारा देखते ही हर किसी के दिमाग में एक अनहोनी की आशंका बैठ गई। पत्रकारों ने तुरंत पुलिस से अनुरोध किया कि इस टैंक के स्लैब को फौरन हटाया जाए। दोपहर के करीब 3 बजे पुलिस ने उस स्लैब को तोड़ने का काम शुरू किया। सीमेंट की मोटी परत के हटने के बाद जैसे ही सेप्टिक टैंक का ढक्कन खुला, वहां मौजूद हर शख्स सन्न रह गया। टैंक के अंदर मुकेश चंद्राकर का शव था। जो दृश्य वहां उपस्थित लोगों ने देखा वह किसी के लिए भी सहन करना आसान नहीं था। मुकेश की हत्या बेहद क्रूरता से की गई थी। उनका शव पानी में डूबा हुआ था और उसकी स्थिति इतनी भयावह थी कि किसी ने ऐसा मंजर पहले कभी नहीं देखा था। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर ने इस मामले को अपने 12 साल के करियर का सबसे दर्दनाक और अमानवीय केस बताया। डॉक्टर ने खुलासा किया कि मुकेश के सिर पर 15 से ज्यादा फ्रैक्चर थे। उनका दिल और लिवर बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुके थे और उनके शरीर की कई हड्डियां टूटी हुई थीं। उनका शव पानी में कई घंटों तक डूबा रहने के कारण पूरी तरह से फूल चुका था।
बस्तर जैसे नक्सली प्रभावित क्षेत्र में एक ईमानदार पत्रकार की हत्या कोई नई बात नहीं लग सकती है, लेकिन इस क्रूर हत्या के पीछे के कारण और इसमें शामिल लोगों की सच्चाई जानकर किसी का भी खून खौल उठेगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द ही करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें ताकि हमारी अगली कहानी आपसे छूट ना जाए। अब आइए इस कहानी में आगे बढ़ते हैं। मुकेश चंद्राकर का जन्म छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के बासागुड़ा गांव में हुआ था। उनकी जिंदगी बचपन से ही कठिनाइयों में घिरी रही। महज 2 साल की उम्र में पिता के निधन ने परिवार को ऐसा झटका दिया जिससे उभरना मुश्किल हो गया। परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी दयनीय हो गई थी कि दूध खरीदने तक के पैसे नहीं थे। इस संकट की घड़ी में मुकेश की मां ने आंगनवाड़ी में काम करना शुरू किया, लेकिन इतनी मामूली कमाई में घर का खर्च चलाना और दोनों बच्चों की परवरिश करना उनके लिए किसी जंग से कम नहीं था। फिर भी अपनी इच्छाओं को कुर्बान करते हुए उन्होंने दोनों बेटों की पढ़ाई में कोई कमी नहीं आने दी। जिस गांव में चंद्राकर परिवार रहता था वह नक्सलियों के आतंक का गढ़ था। वहां के हालात इतने खराब थे कि जब युकेश और उनके एक दोस्त के पुलिस फोर्स में भर्ती होने की खबर फैली तो नक्सलियों ने उन दोनों को अगवा कर लिया। उन्हें अपनी तथाकथित जन अदालत में पेश किया गया, जहां लोगों को बेरहमी से पीटा या मार डाला जाता था अगर उनका किसी भी तरह से पुलिस से कोई संबंध साबित होता। सोचिए, ऐसी खतरनाक स्थिति में भी मुकेश और युकेश की मां ने अपनी बहादुरी और सूझबूझ से अपने बेटों की जान बचाई। उनकी इस हिम्मत का असर उनके बच्चों पर भी साफ झलकता था। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद को खत्म करने के लिए राज्य सरकार ने सलवा जुडूम नामक एक आंदोलन शुरू किया। हालांकि समय के साथ यह आंदोलन खुद भ्रष्टाचार का शिकार हो गया और स्थानीय लोगों पर अत्याचार करने लगा। 2005 तक बस्तर में नक्सलियों और सलवा जुडूम दोनों का आतंक अपने चरम पर था। हालात इतने खराब थे कि जो सलवा जुडूम की बैठक में जाता उसे नक्सली अपना निशाना बनाते और जो बैठक में जाने से मना करता उसे सलवा जुडूम वाले अपनी क्रूरता का शिकार बनाते। नक्सलियों और सलवा जुडूम के इस दोहरे आतंक ने चंद्राकर परिवार को अपने गांव छोड़ने पर मजबूर कर दिया। उन्हें सलवा जुडूम के राहत शिविर में पनाह लेनी पड़ी, लेकिन वहां की जिंदगी भी कठिनाइयों से भरी हुई थी। शिविर में रहते हुए परिवार का गुजारा मुश्किल से होता था। मजबूरी में मुकेश जंगलों से महुआ और इमली बीन कर बाजार में बेचते। उसी पैसे से वह अपनी जरूरत का सामान खरीदते। इसी दौरान उनके जीवन में एक और बड़ा झटका आया। उनकी मां कैंसर की बीमारी से चल बसी। इस गहरे दुख के बाद मुकेश और उनके बड़े भाई युकेश ने एक दूसरे को सहारा दिया। मुकेश ने परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए एक गैराज में मैकेनिक का काम करना शुरू किया। वहीं दूसरी तरफ युकेश फ्रीलांस जर्नलिज्म में अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रहे थे। बड़े भाई को पत्रकारिता में नाम कमाते देख मुकेश के दिल में भी इस फील्ड में कदम रखने की ख्वाहिश पैदा हुई। ये ख्वाहिश धीरे धीरे उनके जुनून में बदल गई, जिसमें उनके भाई का पूरा सहयोग शामिल था। समय के साथ मुकेश ने लोकल न्यूज मीडिया में काम करना शुरू किया। उनके मेहनत और जज्बे ने उन्हें सहारा न्यूज 18 और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित चैनलों में बतौर फ्रीलांस जर्नलिस्ट जगह दिलाई। बेहद कम उम्र में जिंदगी के अनगिनत उतार चढ़ाव देखने वाले मुकेश को बस्तर की जमीनी हकीकत और आम लोगों की परेशानियों को गहराई से समझने का अनुभव था। यही अनुभव उनकी पत्रकारिता में झलकता था, जो उन्हें बाकी पत्रकारों से अलग बनाता था। मुकेश एक ऐसे बेखौफ और सच्चे पत्रकार थे जो अपनी रिपोर्टिंग में सच उजागर करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार रहते। उन्होंने सलवा जुडूम के नेताओं को ठेकेदार बनकर भ्रष्टाचार करते हुए देखा था। नक्सली प्रभावित इलाकों में उन्होंने कम उम्र के लड़कों को बंदूक पकड़कर स्पेशल पुलिस ऑफिसर बनते देखा था। बस्तर के बिगड़ते हालात और नक्सली आतंक भी मुकेश को अपने काम से नहीं रोक सके। वह नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में जाकर ग्राउंड रिपोर्टिंग करते और सच्चाई को सामने लाते। साल 2021 में मुकेश ने ऐसा साहसिक कदम उठाया जिसने उन्हें असल मायनों में एक हीरो बना दिया। उस वक्त नक्सलियों ने सीआरपीएफ कोबरा कमांडो राकेश्वर सिन्ह मनहास को बंधक बना लिया था और उन्हें जल्द ही मारने की धमकी दी जा रही थी। डर का माहौल ऐसा था कि न तो प्रशासन, न ही पुलिस या अन्य अधिकारी किसी की हिम्मत थी कि वे नक्सलियों के इलाके में कदम रखें। लेकिन मुकेश ने अपनी जान की परवाह के बिना नक्सलियों के गढ़ में जाकर कमांडो को बचाने का फैसला किया। मुकेश न सिर्फ नक्सलियों के बीच पहुंचे बल्कि अपनी बाइक पर राकेश्वर सिंह को बैठाकर सुरक्षित बाहर भी ले आए।
यह उनकी बहादुरी का केवल एक उदाहरण था। इससे पहले उन्होंने अपने पत्रकार साथियों के साथ मिलकर एक किडनैप्ड सब इंजीनियर को भी छुड़ाया था। यह निडरता और अदम्य साहस उन्हें उनकी मां से विरासत में मिला था। मुकेश खुशमिजाज, मदद के लिए हमेशा तैयार रहने वाले और घूमने फिरने के शौकीन इंसान थे। वह अपने दोस्तों के बीच यारों का यार कहे जाते थे। सिक्किम जैसे हसीन वादियों में घूमने के शौकीन मुकेश हर वक्त किसी की मदद करने को तैयार रहते और मुश्किल समय में उनके साथ खड़े रहते। यही वजह थी कि समय के साथ उनका नाम बस्तर जिले के लोगों और पत्रकारों के बीच बेहद इज्जत से लिया जाने लगा। मुकेश का सपना था कि बस्तर जिले में फैले भ्रष्टाचार और समस्याओं को दुनिया के सामने बेबाकी से लाया जाए। उन्होंने इसके लिए बस्तर जंक्शन नाम से अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया। इस चैनल के जरिए उन्होंने न केवल बस्तर की सच्चाई दिखानी शुरू की, बल्कि सिस्टम और भ्रष्टाचार की जड़ों को हिलाकर रख दिया। मुकेश ने अपनी रिपोर्टिंग के जरिए न केवल लोगों की समस्याओं को उजागर किया, बल्कि यह भी दिखाया कि सिस्टम कैसे आम जनता की भलाई के बजाय अपनी जेबें भरने का साधन बन चुका है। उनकी रिपोर्टिंग में हर बार भ्रष्टाचार के नए चेहरे सामने आते। 1 साल पहले बनी सड़क का निर्माण कार्य बारिश की पहली ही मार में बह गया। मुरम और मिट्टी से बनी यह सड़क पूरी तरह टूट चुकी थी और अब स्थानीय लोगों को हर दिन आवाजाही में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। हैरान करने वाली बात यह थी कि सरकारी दस्तावेजों में इस सड़क को पक्की सड़क दिखाकर उसके निर्माण का भुगतान भी ठेकेदारों को कर दिया गया था। मुकेश ने खुलासा किया कि कैसे ठेकेदार, इंजीनियर, एसडीओ और यहां तक कि उच्च अधिकारी आपस में मिली भगत कर लोगों की मेहनत की कमाई लूट रहे थे। सरकारी खजाने से पैसे निकालने की इस साजिश ने न सिर्फ लोगों की जिंदगी मुश्किल बना दी, बल्कि यह भी दिखाया कि भ्रष्टाचार किस हद तक घुस चुका है। मुकेश ने सिर्फ सड़कों और पुलों की समस्याओं को नहीं, बल्कि वहां की शिक्षा व्यवस्था की खस्ता हालत को भी सबके सामने लाया। उन्होंने रिपोर्टिंग के जरिए दिखाया कि कैसे स्कूल भवन जर्जर हालत में हैं, जहां न बच्चों को पढ़ाई का माहौल मिलता है, न ही शिक्षकों को बुनियादी सुविधाएं। उनकी बेबाक रिपोर्टिंग का असर भी दिखने लगा। जहां जहां मुकेश ने भ्रष्टाचार और समस्याओं को उजागर किया, वहां काम शुरू होने लगा। सड़कें ठीक की जाने लगीं, पुलों का निर्माण फिर से होने लगा और लोग मुकेश को एक मसीहा की तरह देखने लगे। लेकिन उनकी रिपोर्टिंग से उन भ्रष्टाचारियों के हितों पर चोट पड़ रही थी, जो सिस्टम का हिस्सा बनकर अपनी जेबें भर रहे थे। इस वजह से मुकेश को लगातार धमकियां मिलने लगीं, पर उनकी हिम्मत कभी डगमगाई नहीं। वह अपने उसी निडर अंदाज में सच दिखाने के काम में जुटे रहे। लेकिन मुकेश को अंदाजा नहीं था कि सच की परतें उधेड़ते उधेड़ते वह एक ऐसे शक्तिशाली सांप के बिल में हाथ डालने वाले हैं जो उनकी जान का दुश्मन बन जाएगा। 25 दिसंबर 2024 को मुकेश एक बड़े घोटाले पर काम कर रहे थे। ये घोटाला छत्तीसगढ़ में हो रहे एक सड़क निर्माण प्रोजेक्ट से जुड़ा था। मुकेश अपने साथी रिपोर्टर नीलेश के साथ मिलकर इस घोटाले को उजागर कर रहे थे। उन्होंने खुलासा किया कि बीजापुर के गंगलम तक बन रही 52 किलोमीटर लंबी सड़क के निर्माण में भारी धांधली हुई है। इस प्रोजेक्ट का शुरुआती बजट 56 करोड़ रुपए था, लेकिन ठेकेदारों और अधिकारियों की साजिश से इसे बढ़ाकर 120 करोड़ रुपए कर दिया गया। मुकेश ने अपनी रिपोर्टिंग के जरिए न केवल सच्चाई को उजागर किया, बल्कि इसे एक आंदोलन का रूप भी दिया। उन्होंने दिखाया कि 52 किलोमीटर लंबी सड़क के निर्माण में किस हद तक भ्रष्टाचार किया गया था। कंस्ट्रक्शन मटेरियल की गुणवत्ता इतनी खराब थी कि केवल कुछ ही दिनों में 1 किलोमीटर लंबी सड़क पर 35 गड्ढे बन गए थे। सड़क पूरी भी नहीं बनी थी और जगह जगह से उखड़ने लगी थी। हालत यह थी कि कोई भी इंसान चाहकर हाथ से ही सड़क को उखाड़ सकता था। क्या भ्रष्टाचारियों और उनके संरक्षणकर्ताओं पर कभी कार्रवाई होगी? मुकेश का यह सवाल पूरी व्यवस्था पर चोट कर रहा था। इस रिपोर्ट को सरकारी फाइलों में दबने देने के बजाय मुकेश ने इसे एक मुहिम की तरह आगे बढ़ाया। उनकी इस कोशिश ने असर दिखाया। जैसे ही यह रिपोर्ट सार्वजनिक हुई, छत्तीसगढ़ सरकार ने तत्काल एक जांच समिति गठित कर इस प्रोजेक्ट की जांच शुरू कर दी। जांच के दौरान सामने आया कि सड़क निर्माण प्रोजेक्ट का कॉन्ट्रैक्टर और कोई नहीं बल्कि मुकेश का चचेरा भाई सुरेश चंद्राकर था। सुरेश, जो पुलिस अधिकारी के घर का मात्र एक रसोइया था और 10वीं तक भी पढ़ाई नहीं कर पाया था, जुगाड़ के दम पर कॉन्ट्रैक्टर बन गया था। कॉन्ट्रैक्टर बनने के बाद
उसने करोड़ों के घोटाले किए। सुरेश का भ्रष्टाचार केवल सड़क निर्माण तक सीमित नहीं था। 2021 में उसने अपनी शादी पर 10 करोड़ रुपए से भी अधिक खर्च कर दिए थे। शादी इतनी भव्य थी कि उसमें बड़े बड़े सेलिब्रिटी तक शामिल हुए थे। लेकिन अब उसका घोटाला सबके सामने आ चुका था। जब मुकेश ने अपने भाई के घोटाले का पर्दाफाश किया तो सुरेश का गुस्सा सबसे ज्यादा उसी पर फूट पड़ा। उसने पहले अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर इस मामले को दबाने की कोशिश की। यहाँ तक कि अपनी इमेज सुधारने के लिए उसने अखबारों में खुद की तारीफों वाले लेख तक छपवा दिए। लेकिन मुकेश की ईमानदारी और दृढ़ता के आगे उसकी सारी कोशिशें नाकाम हो गईं। मुकेश को चुप कराने के लिए सुरेश ने अपने भाइयों दिनेश और रितेश के साथ मिलकर उसे मारने की साजिश रचनी शुरू कर दी। 31 दिसंबर 2024 की रात रितेश ने नए साल का जश्न मनाने के बहाने मुकेश को अपने फार्म हाउस पर बुलाया। लेकिन मुकेश काम में व्यस्त था और वहां नहीं जा सका। अगले दिन 1 जनवरी 2025 को रितेश ने फिर से फोन कर मुकेश को खाने के लिए बुलाया। देर रात जब मुकेश फार्म हाउस पहुंचा तो वहां रितेश और फार्म हाउस का सुपरवाइजर महेंद्र रामटेके पहले से मौजूद थे। मुकेश को अंदाजा भी नहीं था कि अगले ही पल उसकी जिंदगी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। बातचीत के दौरान अचानक रितेश और महेंद्र ने लोहे की रॉड से मुकेश पर हमला कर दिया। मुकेश ने अपनी जान बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन हमलावरों की संख्या और उनकी क्रूरता के सामने वह कमजोर पड़ गया। इस संघर्ष में उनका हाथ टूट गया, लेकिन वह हार नहीं माने। हमलावरों ने उनकी निडरता का अंत लोहे की रॉड से किया। उनके सिर पर 15 बार वार किया गया, जिससे मुकेश की मौके पर ही मौत हो गई। जरा सोचिए, मुकेश की हत्या करने वाले लोग कोई और नहीं बल्कि उसके अपने ही भाई थे। वही भाई जिनकी खुशियों में वह हमेशा शामिल रहता था। यह पूरी साजिश पहले से ही रची गई थी। मौके पर सुरेश खुद मौजूद नहीं था, लेकिन सारी योजना उसी के इशारे पर चल रही थी। मुकेश की हत्या के बाद सुरेश का दूसरा भाई दिनेश फार्म हाउस पर पहुंचा और उसकी लाश को वहां बने सेप्टिक टैंक में ठिकाने लगाया। इसके बाद सुरेश ने दिनेश को निर्देश दिया कि वह अगली सुबह वहां जाकर सेप्टिक टैंक को सीमेंट की स्लैब से ढकवा दे, ताकि न तो बदबू बाहर आए और न ही किसी को लाश का पता चल सके। 2 जनवरी की सुबह दिनेश ने सुरेश के निर्देश के अनुसार सेप्टिक टैंक को सीमेंट से ढकवा दिया। सुरेश जानता था कि मुकेश के गायब होने के बाद पुलिस उसे जरूर ढूंढेगी और उस पर शक भी होगा, इसलिए उसने खुद को बचाने के लिए बड़ी चालाकी से योजना बनाई। सुरेश ने अपनी थार गाड़ी की नंबर प्लेट बदलवाई और रितेश को रायपुर से दिल्ली भेज दिया, क्योंकि रितेश का अक्सर दिल्ली जाना सामान्य बात थी। यह सब इसलिए किया गया ताकि किसी को यह न लगे कि वह भागकर दिल्ली गया है। दिनेश और सुपरवाइजर महेंद्र रामटेके वहीं बीजापुर में ही रुके रहे। उधर सुरेश ने हैदराबाद जाने की तैयारी कर ली। वह अपने एक परिचित को यह बताने के लिए कॉल करता है कि वह अपने एक दोस्त से मिलने हैदराबाद जा रहा है। इस तरह वह एक झूठा गवाह तैयार करता है ताकि पुलिस को ऐसा लगे कि वह हैदराबाद भागने के इरादे से नहीं बल्कि किसी वैध कारण से गया था। 3 जनवरी को जब मुकेश की लाश मिली तो पुलिस ने मामले में तेजी दिखाई। दिनेश और महेंद्र रामटेके को बीजापुर से और रितेश को रायपुर से गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि सुरेश अब भी फरार था। सुरेश को पकड़ने के लिए एसआईटी ने 200 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली और 300 मोबाइल नंबरों की लोकेशन ट्रेस की। आखिरकार हैदराबाद में अपने ड्राइवर के घर में छिपे सुरेश को गिरफ्तार कर लिया गया। कुछ सवाल अभी भी अनुत्तरित हैं, जिनकी जांच जरूरी है। जैसे जिस फार्म हाउस में मुकेश की हत्या हुई वहां मजदूरों के लिए कमरे बने हुए थे। क्या उस रात कोई मजदूर वहां मौजूद नहीं था? अगर थे तो क्या किसी ने कुछ देखा या सुना नहीं? जब सेप्टिक टैंक पर स्लैब ढलाई गई तो क्या किसी मजदूर ने मुकेश की लाश नहीं देखी होगी? यह मानना मुश्किल नहीं है कि पैसे और डर से लोगों की जुबान बंद करवाई गई होगी, लेकिन फिर भी इन पहलुओं की जांच होनी चाहिए। फिलहाल रितेश और सुपरवाइजर महेंद्र रामटेके को मुख्य आरोपी माना गया है। सवाल यह है कि सुरेश और दिनेश को क्या मुख्य दोषी बनाया जाएगा और उन्हें क्या सजा मिलेगी? दुर्भाग्यवश इस देश में अक्सर सजा का निर्धारण सच्चाई से ज्यादा पैसे पर निर्भर करता है और सुरेश के पास पैसा बहुत है। हम बस उम्मीद कर सकते हैं कि मुकेश चंद्राकर को न्याय मिले और सभी अपराधियों को उनके किए की सजा मिले। यह पत्रकार जो अपनी कलम और आवाज के जरिए सिस्टम की खामियों को उजागर करना चाहता था, उसी सिस्टम का शिकार बन गया। उसकी शहादत ने आज हर उस इंसान को सोचने पर मजबूर कर दिया है जो सच का
साथ देने की हिम्मत रखता है। जहां एक तरफ मुकेश अपनी ईमानदारी और मेहनत से 2 वक्त की रोटी कमा रहा था, वहीं दूसरी ओर सुरेश चंद्राकर भ्रष्टाचार की दलदल में डूबकर ऐशो आराम भरी जिंदगी जी रहा था। एक तरफ मुकेश समाज और सच के लिए अपनी जान की परवाह किए बिना लड़ रहा था, तो दूसरी तरफ सुरेश ने अपनी दौलत और मक्कारी से खुद को समाज सेवक बनाकर पेश कर दिया। फिर वह दिन आया जब सच्चाई के खिलाफ सबसे बड़ा झूठ सामने आया। बस्तर भास्कर के अखबार में एक बड़ा सा आर्टिकल छपा जिसमें सुरेश चंद्राकर को इमर्जिंग स्टार ऑफ छत्तीसगढ़ के रूप में प्रस्तुत किया गया। वह आर्टिकल सुरेश की तारीफों से भरा हुआ था, जिसमें उसे एक प्रेरणा स्रोत और समाज सेवक के रूप में दिखाया गया। सोचिए, जिस इंसान के हाथ खून से सने हों, जिसे दूसरों की जिंदगी की परवाह न हो, वही मीडिया उसे हीरो बना रहा था। ये वही मीडिया था जहां से मुकेश ने अपनी पत्रकारिता शुरू की थी। लेकिन आज उसी मीडिया में मुकेश का नाम धुंधला करने की कोशिश की जा रही थी। अगर सुरेश जैसे लोग समाज के प्रेरणा स्रोत हैं, तो फिर उन मुकेश जैसे लोगों का क्या, जो अपनी जान जोखिम में डालकर सच्चाई को सामने लाने की कोशिश करते हैं। मुकेश ने समाज को बताया था कि एक आवाज, एक वीडियो और एक सोच से बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। उन्होंने यह साबित किया कि चुप रहकर कभी कुछ नहीं बदलेगा। लेकिन यही हिम्मत सुरेश जैसे भ्रष्टाचारियों की नींव को हिला देती है। मुकेश केवल एक नाम नहीं, बल्कि एक मिसाल है उन सब के लिए जो सच्चाई के लिए लड़ना चाहते हैं। आज भी देश में ऐसे कई मुकेश हैं जो सच बोलने की कोशिश में अकेले पड़ जाते हैं। कुछ झूठे मुकदमों में फंसा दिए जाते हैं, कुछ को धमकाकर चुप करा दिया जाता है, तो कुछ को मिटा दिया जाता है। ना जाने कितने मुकेश भ्रष्टाचार के सेप्टिक टैंक में दफन कर दिए गए हैं। मुकेश ने वह सवाल उठाया जो अक्सर लोग पूछते हैं, वीडियो बनाने से क्या होगा? उन्होंने साबित किया कि एक वीडियो, एक आवाज, एक सोच लोगों की जिंदगी बदल सकती है। मुकेश ने दिखाया कि सच बोलने से बेईमानों की नींव हिलने लगती है। अगर आप भी सच और न्याय का साथ देना चाहते हैं तो मुकेश के चैनल को सपोर्ट करें। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें, ताकि मुकेश की आवाज हर उस जगह पहुंचे जहां सच को दबाने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि अगर आज हम चुप रह गए तो न जाने कितने और मुकेश इस भ्रष्ट सिस्टम के हाथों मिटा दिए जाएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं, क्योंकि हम ऐसी ही सच्ची क्राइम कहानियां आपके सामने लाते रहेंगे।